Hello everyone. So, as previously we have discussed about the muscular system, we discussed about muscles types and muscles स्ट्रक्चर कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उनका कि कितने टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स की होती हैं बताया था मैंने आपको। और स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, स्ट्रेटेड रहता है, स्ट्रिप्ड रहता है, और वो टाइप्स के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मसल्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रॉस एनाटॉमी आप पढ़ने वाले हैं मसल्स की आज। एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन, की फंक्शन किस तरीके से करने वाले हैं हम। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताने वाला था आपको, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट इस तरीके से मसल्स जो हैं वर्क करती है। रेसिप्रोकल इनोवेशन मैंने आपको बताया था, तो आज हम वो करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मसल्स में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो समझने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, 3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। एपीमाइसियम 3 लेयर्स होती हैं मसल्स में जो है, यानी कि सबसे बाहरी लेयर, फिर उसके बाद अंदरूनी लेयर, फिर उसके और नीचे एक और लेयर होती है एंडोमाइसियम। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कोई दीवार खड़ी करते हैं हम, कोई घर बनाते हैं, तो वो क्या है, बहुत सारी लेयर्स में बनता है। तो सबसे पहली लेयर्स जो सबसे अंदरूनी लेयर्स हो गई, उसकी क्या कहते हैं हम, ईंट की जो दीवार बनाते हैं। फिर उसके बाद हम सीमेंट लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं, उसके बाद वॉल पुट्टी या पीओपी जो करते हैं। तो उसके बाद फिर हम उसके ऊपर टाइल्स भी लगाते हैं इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, 3-4 लेयर्स में ऐसे कंप्लीट हो रहा है, तब जाके वो एक दीवार बन रही है। तो इसी तरीके से क्या है, मसल्स में भी रहता है। मसल्स में भी बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है देखेंगे आप, तो बहुत सारी आपको लेयर्स मिलेंगे, उसमें मसल फाइबर्स मिलेंगे आपको। मसल फाइबर्स के जो होते हैं बंडल मिलेंगे। तो मसल फाइबर्स में किस तरीके से रहता है कि मैंने आपको बताया था, 2 तरीके के बताए थे मैंने मसल्स फाइबर्स, एक स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच, जिन्हें कि हम कहते हैं रेड ट्विच भी कहते हैं, वाइट ट्विच भी कहते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, मैंने आपको बताया। अब स्टार्ट करते हैं चलिए कि मसल्स की सबसे ऊपरी लेयर कौन सी होती है। मसल्स, जैसे कि हमने कोई एक मसल्स ली, अभी मसल्स का मैंने आपको बताया था कि 2 एंड्स होते हैं। अभी दोनों एंड्स जो हैं टेंडन के बने होते हैं, टेंडन्स, और वो टेंडन्स के थ्रू जो है कनेक्टेड रहते हैं बोन से। तो अगर आप कोई देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, बोन के साथ मसल्स अटैच्ड हैं। वो किसके थ्रू अटैच्ड हैं, टेंडन के थ्रू। अब आते हैं एपीमाइसियम क्या होता है। तो मसल, जैसे कि हमने कोई एक मसल ली, अभी मसल के ऊपर की सबसे ऊपरी लेयर जो होती है, जिसके अंदर बहुत सारे बंडल्स रहते हैं, मसल्स के बंडल्स रहते हैं, उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। अभी ये जो एपीमाइसियम लेयर होती है, इसको जो लेयर मतलब एक टिश्यूज़ की लेयर होती है, वो बाइंड करके रखती है, यानी कि बांध के रखती है। तो वो कौन सी लेयर होती है, उसे हम कहते हैं फेसिया। फेसिया जो लेयर होती है वो एपीमाइसियम को बाइंड करके रखती है। इसके अंदर बहुत सारे मसल्स के जो है बंडल रहते हैं, मसल फाइबर्स के। अब चलते हैं उसके अंदर। एपीमाइसियम के नीचे जो बंडल्स मैंने बताया आपको, बहुत सारे बंडल्स, उनमें से कोई एक बंडल लेते हैं। उस बंडल के ऊपर जो लेयर बनी हुई है, जो लेयर उसको बाइंड करती है, वो जो बंडल है उसे कहते हैं हम पेरीमाइसियम। अब जिस तरीके से एपीमाइसियम को फेसिया ने बाइंड करके रखा हुआ था, ऐसे यहाँ पे भी एक लेयर होती है टिश्यूज़ की, जिसे हम कहते हैं फेसिकल। फेसिकल जो है इन पेरीमाइसियम जो होती है, फेसिकल लेयर होती है टिश्यूज़ की, वो बाइंड करके रखती है पेरीमाइसियम को। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक बहुत छोटे छोटे मसल्स फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मसल फाइबर्स इनके अंदर जो है मायोफाइब्रिल्स होते हैं मसल फाइबर्स के अंदर। तो
यहाँ पे क्या है, ये जो मसल फाइबर्स मैंने बताया पेरीमाइसियम के बाद, जैसे आपने एंडो एपीमाइसियम था, एपीमाइसियम में से आपने एक बंडल लिया, उसके ऊपर पेरीमाइसियम थी। अब पेरीमाइसियम में से आप एक कोई मसल फाइबर निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है, सेल्स रहती हैं आपकी मसल्स की, जो सेल्स होती हैं और उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलेंगे आपको। और इसको जो लेयर बाउंड करके रखती है, जो लेयर बाउंड करके रखती है, तो उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। 3 लेयर्स हो गई, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, फिर उसके बाद एंडोमाइसियम। अब इन मसल फाइबर्स में जो होता है, सबसे छोटी जो कहते हैं यूनिट कह लें या इकाई कर लें, वो होती है मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स को हम कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स भी कहते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करने वाली यूनिट्स मसल्स की। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है मसल्स की, वो कहते हैं उसे कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होती हैं। तो इनके ऊपर जो लेयर रहती है, इनके ऊपर जो लेयर रहती है उसको हम कहते हैं सैक्रोलीमा। ठीक है, तो अब इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स में होता क्या है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स में 2 तरीके के आपके प्रोटीन पाए जाते हैं, सॉरी प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। तो एक तो होता है आपका एक्टिन, एक होता है मायोसिन। मैंने कहा 2 तरीके के पाए जाते हैं ना, तो 2 तरीके कौन से हो गए, एक्टिन हो गया, एक मायोसिन। तो अभी इसमें क्या है, एक्टिन में ये दोनों क्या होता है, एक पतला होता है, एक मोटा होता है, यानी कि थिन और थिक, है ना। तो क्या कहते हैं, थिन एक्टिन जो हो गया वो होता है थिन फिलामेंट, और मायोसिन जो होता है वो कहते हैं उसे थिक फिलामेंट। अभी इसमें होता क्या है, मायोसिन थिक कहते हैं, तो इसके साथ एक्चुअली मायोसिन फिलामेंट के साथ जो रहते हैं, आपने सुना होगा एटीपी कहते हैं। तो मायोसिन फिलामेंट के साथ तो जो रहता है कि एटीपी रहता है, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट रहता है। अभी एक्टिन क्या होता है, एक्टिन पतले होते हैं, इनके साथ रहते हैं 2 प्रोटीन। कौन कौन से रहते हैं, एक्टिन के साथ जो कि थिन फिलामेंट होते हैं, तो इनके साथ 2 प्रोटीन रहते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये रहते हैं एक्टिन फिलामेंट के साथ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, सॉरी एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। ठीक है, तो ये फिलामेंट के साथ प्रोटीन रहते हैं, मैंने आपको बताया ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, और एक्टिन पतले होते हैं और मायोसिन मोटे होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, मायोफाइब्रिल्स में जो रहता है आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी होती है। तो एक तरीके से ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स की चेन होती है। तो इसे बेसिकली हम बोलते क्या है, सैक्रोमर्स बोलते हैं, आपने सुना होगा नाम कहीं सैक्रोमर्स। तो सैक्रोमर्स क्या होता है, यही जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स की जो चैन है उसे हम सैक्रोमर्स कहते हैं। अब इस चैन को जिस लेयर ने चारों तरफ से बाइंड करके रखा हुआ है, उसको मैंने बताया अभी आपको कि सैक्रोलीमा कहते हैं, सैक्रोप्लाज्म या कह सकते हैं, जो कि सैक्रोलीमा कहते हैं, अभी बताया था मैंने। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स की जो चेन होती है उसको बाइंड करके रखती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा मसल्स का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है ख़त्म हो गया। बेसिकली हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आई होगी समझने में, लेकिन आप जब एक बार जो देखेंगे उसका स्ट्रक्चर एक बार इस वीडियो के साथ, एक्चुअली क्या है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें देखने के बाद कि कौन सी लेयर कहाँ पर है, कैसे है। तो आप जब एक बार देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद कोशिश करूँगा कि मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से समझा सकूँ। तो अब नेक्स्ट क्या क्या बताया था मैंने आपको कि एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम, ये 3 लेयर्स होती हैं। आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपको मसल्स का स्ट्रक्चर आराम से याद हो जाएगा। एपीमाइसियम के बाद क्या है, पेरीमाइसियम जिसमें मसल्स के बंडल रहते हैं। पेरीमाइसियम के बाद क्या है, एंडोमाइसियम मसल फाइबर्स रहते हैं जिसमें वो उनको बाइंड करे रहती है। उसके बाद मसल फाइबर्स में जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं,
वहाँ पर आपको क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स जो हैं वहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स मिलेंगी, जो कि जिसको मैंने आपको बताया था कि सैक्रोमर्स बोलते हैं, और सैक्रोलीमा नाम की जो लेयर होती है उससे वो सराउंडेड रहते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होती हैं, और फिर उसके बाद मायोफाइब्रिल्स में दो तरीके के प्रोटीन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जो मैंने आपको बताया था, जो कि थिन और थिक होते हैं, यानी कि एक्टिन थिन और मायोसिन थिक। तो मायोसिन में क्यों थिक होते हैं? मायोसिन मैंने आपको बताया एटीपी पाया जाता है, मायोसिन के साथ एटीपी रहता है। एक्टिन के साथ आपके दो प्रोटीन रहते हैं, जैसे कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इस तरीके से। तो ये आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है मसल का ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम मसल्स के फंक्शन पे। फंक्शंस किस तरीके से मतलब करती हैं, तो मैं बताया आपको, जैसे कि इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। दो चीज़ें आप समझिए, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो पहले एगोनिस्ट समझते हैं कि क्या होता है। एगोनिस्ट यानी कि एगोनिस्ट मतलब अविरोधी, यानी कि प्राइम मूवर या सहायक मूवर। तो प्राइम मूवर और सहायक मूवर क्या होता है? जैसे कि आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी बाइसेप का मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी मेनली कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये आपका क्या हो गया? प्राइम मूवर। अभी मैंने आपको बताया था कि मसल जो है रेसिप्रोकल इनोवेशन के जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसके ऊपर काम करती है। जैसे कि अब बाइसेप्स मैंने बताया कि बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो अब इसके पीछे क्या है? ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स क्या है? वहाँ पे रिलैक्स हो रही है ना। तो इसमें रिलैक्स में क्या है कि बाइसेप्स आपकी प्राइम मूवर में आ गई। अब जो ट्राइसेप्स की मसल्स हैं वो आपकी रिलैक्स हो रही है, यानी कि वो अपोजिट है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विरोधी मांसपेशी, यानी कि एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जब भी कोई मसल जो है किसी भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट। यानी कि जब भी कोई कॉन्सेंट्रिक, यानी कि कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि मसल्स की लेंथ घट रही है या बढ़ रही है, तो वो जो जिस मांसपेशी की वजह से हो रही है उसे हम एगोनिस्ट कहते हैं। यानी कि जैसे कि हम एल्बो एक्सटेंशन करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि एक्सटेंशन जब हम कर रहे हैं, तो इसमें ट्राइसेप्स जो है आपकी मसल्स, ट्राइसेप मसल्स जो है एगोनिस्ट का काम कर रही है, ठीक है। अब उधर रिलैक्स आपकी जो मांसपेशी हो रही है वो कौन सी हो रही है? बाइसेप्स। तो जो उसके विपरीत काम कर रही है ट्राइसेप्स के, वो है बाइसेप्स। तो उसे हम क्या कहेंगे? एंटागोनिस्ट। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो मांसपेशी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे कहते हैं एगोनिस्ट, ठीक है। और जो उसके रेसिप्रोकल में काम कर रही है, यानी कि ऑपोजिट में, उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। अब यही जो मैंने एल्बो एक्सटेंशन बोला, यही इसको अगर मैं एल्बो को अगर फ्लेक्शन करता हूँ, यानी कि मोड़ता हूँ, तो उसमें क्या है? बाइसेप्स आपकी एगोनिस्ट की तरह काम करेगी और ट्राइसेप्स जो है एंटागोनिस्ट की तरह। और इस फंक्शन में जो होता है, कभी कभार क्या होता है ज़्यादातर, कि एक से ज़्यादा मांसपेशियाँ काम कर रही होती हैं। जब भी आप कोई मूवमेंट करते हैं, एक से ज़्यादा मांसपेशियाँ काम करती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मुख्य मांसपेशी होती है उसे हम कहते हैं प्राइम मूवर,
और जो बाकी की मांसपेशियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं हम असिस्टेंट मूवर। ठीक है, तो अब हम एक बार चलते हैं और समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कितने तरीके का होता है। कॉन्ट्रैक्शन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कितने तरीके का होता है, तो इसको हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है आइसोमेट्रिक, दूसरा होता है आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक समझते हैं। आइसोमेट्रिक क्या होता है, तो आइसो का मतलब क्या होता है, समान। 2 शब्दों से मिलकर बना होता है आइसोमेट्रिक। आइसो का मतलब समान और मैट्रिक का मतलब होता है किसी चीज़ को नापना या मापना, मापन कहते हैं। तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि मसल्स जिसमें टेंशन तो डेवलप्ड होता है, यानी कि पावर तो लग रही है, लेकिन जो मसल्स की लेंथ है वो सेम है, ना तो घट रही है ना बढ़ रही है। तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि सिर्फ उसमें पावर तो लग रही है, टेंशन डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन जो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट का जो मैंने बताया था आपको, यानी कि मसल्स की लेंथ नहीं बढ़ रही ना घट रही है। ठीक है ना, तो ये इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कोई भारी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, जैसे कोई पोल लगा हुआ है, ठीक है, अब आप उसे दोनों हाथों से पकड़ के खींच रहे हैं अपनी तरफ, हालांकि वो स्टैटिक पोल है, बहुत पावर लगा रहे हैं आप, लेकिन वो हिलेगा नहीं। जैसे कि आपने देखा हो बिजली के पोल होते हैं, स्टैटिक होते हैं, तो अगर आप उसे अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या आप पावर तो लगा रहे हैं, आपकी मसल्स पावर तो कर रही हैं, लगा रही हैं, आपकी सारी मसल्स पावर लगा रही हैं, जैसे कि बाइसेप्स हो गई, ट्राइसेप्स हो गई और आपकी फोर आर्म मसल्स हैं। ठीक है ना, तो पावर तो लगा रही है, लेकिन मसल्स की लेंथ जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, मतलब टेंशन डेवलप हो रहा है लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक। तो इसमें क्या होता है, तो आइसोटोनिक में क्या कैसे रहता है कि इसमें क्या होता है, 2 तरीके से हम कर सकते हैं इसमें, कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रिक में जब आप करते हैं तो उसमें आपका टेंशन डेवलप हो रहा है और आपकी जो लेंथ है मसल्स की वो कम हो रही है। यानी कि आइसोटोनिक में किस तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है। एक होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में क्या है, आपकी मसल्स की लंबाई जो है वो कम होगी और उसका रिवर्स हो जाएगा एसेंट्रिक में। एसेंट्रिक में क्या होगा, जो लंबाई है वो आपकी मसल्स की बढ़ जाएगी, लेकिन टेंशन जो रहता है दोनों में, एसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक में टेंशन सेम रहेगा, बस एक में आपकी लंबाई कम हो रही है, एक में ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, अब जैसे ही ये हो गया आइसोटोनिक, यानी कि जब आप कोई टेंशन लगाते हैं, कोई मांसपेशी का मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें आपकी मसल्स की लंबाई कम हो रही है, तो वो हो गया कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, और अगर बढ़ रही है तो वो हो गया एसेंट्रिक। अब यही अगर आप रेगुलर करें, मतलब कंटिन्यूसली, पहले आपकी मांसपेशी की लंबाई बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, यानी कि कंटिन्यूसली मशीन के तौर पर हो रही है, तो इसे हम कहते हैं आइसोकाइनेटिक। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल्स की लंबाई रेगुलरली, मतलब कंटिन्यूसली, एक बार कम होती है, एक बार बढ़ती है, एक बार कम होती है, एक बार बढ़ती है, और ये क्रम चलता रहता है, मतलब कंटिन्यूसली। तो इसे कहते हैं आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, आई होप। ये हो गए आपके तीनों तरीके के कॉन्ट्रैक्शन। और तो मैंने आपको बताया मसल्स का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्शन और एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट, यानी कि उनका फंक्शन किस तरीके से कर रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लिख सकते हैं, मैं 100% उनका रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू सो मच। जस्ट press the subscribe button and just like my video. Thank you so much.